हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट राहुल रावत। एक बार आप सभी का सब स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वन स्टेप अप नथिंग इज़ इम्पॉसिबल में। तो गाइस, जैसे कि यहां पे अभी जिला दर्शन सीरीज चल रही है और जिला दर्शन में हम पढ़ रहे हैं चमोली जनपद। तो चमोली जनपद का पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने उसकी भौगोलिक स्थितियों के बारे में जाना, साथ ही साथ जो वहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण गवर्नमेंट या फिर सरकारी संस्थान है उनके बारे में जाना। तो आज यहाँ पे दूसरा ये चैप्टर है चमोली जनपद का और दूसरा भाग है, क्षमा चाहूँगा। तो इस भाग में हम जानेंगे चमोली जनपद के प्रमुख पर्यटन स्थल, इसके अलावा चमोली जनपद के प्रमुख त्योहारों के बारे में। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक निवेदन है मेरा कि कृपया करके जो वीडियो है उसको प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए, वीडियो में सबसे पहले देखते हैं चमोली जनपद के प्रमुख पर्यटन स्थल। तो इसमें सबसे पहले हम रूपकुंड की बात करते हैं। रूपकुंड चमोली में रहस्यमय ताल के नाम, एक रहस्यमय ताल है जिसे कंकाली ताल के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे जो चमोली जनपद में रूपकुंड है, ये आप जब नंदा राजा जाती है तो वहाँ पे आपको रूपकुंड देखने को मिल जाएगा। उसका एक पड़ाव भी है रूपकुंड। आगे जैसे इसके बारे में देखते हैं, आगे जानने की कोशिश करते हैं। रूपकुंड नरकंकालों की खोज 1942 में रेंजर आर माधवन ने की, जबकि दुनिया के नज़र में लाने का श्रेय स्वामी प्रवानंद को जाता है। तो यहाँ से गाइस आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो निकल के आता है, ये आपके सामने है कि रूपकुंड की जो खोज है ये कब की गई। मतलब खोज तो काफ़ी पहले हुई थी, बट यहाँ पे नरकंकाल कब ढूंढे गए, तो वो 1942 में, और जो उस वक्त के रेंजर थे आर माधवन, इनके माध्यम से खोजा गया है। लेकिन ये जो रूपकुंड है इसको पूरी दुनिया के सामने का लाने का जो श्रेय जाता है, ये श्रेय स्वामी प्रवानंद को जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, श्री स्वामी प्रवानंद को दुनिया की नज़रों में रूपकुंड को लाने का श्रेय जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ, जो है जोशीमठ। भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग का स्थल जोशीमठ को कहा जाता है। इसका प्राचीन नाम योशी या फिर ज्योतिषी आपको भी कहीं कहीं पे मिल जाएगा, ये जोशीर करके आपको मिल जाएगा। तो ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो जोशीमठ है इसका प्राचीन नाम योशी था, और यहाँ यहीं पे जो हमारे कत्यूरी वंश थे उनकी ये राजधानी भी रही है जोशीमठ। उसके बाद उन्होंने अपनी राजधानी बदल के बागेश्वर के कत्यूर घाटी में शिफ्ट की थी। तो जोशीमठ उनकी पहली राजधानी थी। इसके अलावा जोशीमठ में आदिगुरु शंकराचार्य ने तपस्या की तथा यहाँ पर उन्होंने पूर्णगिरि देवी पीठ की स्थापना की। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको। पूर्णगिरि देवी पीठ की स्थापना शंकराचार्य के द्वारा जोशीमठ में कराई गई। जबकि आपको बता दो, पूर्णगिरि जो पर्वत है, ये आपको चंपावत की जो बॉर्डर है, चंपावत और पिथौरागढ़ की जो बॉर्डर लगती है, वहाँ पे आपको पूर्णगिरि का पर्वत मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा इसको, पूर्णगिरि जो पीठ है वो यहाँ पे है चमोली में, जोशीमठ में। इसके अलावा शीतकाल में बद्रीनाथ भगवान की पूजा जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में की जाती है, और इस मंदिर को भी आदिगुरु शंकराचार्य ने ही बनवाया था। तो यहाँ से एक और आपके लिए महत्वपूर्ण जो पॉइंट निकल के आता है कि बद्रीनाथ भगवान की शीतकालीन पूजा किस मंदिर में की जाती है। तो जो उनकी डोली है, जो उनका डोला है, वो यहाँ पे नरसिंह मंदिर में लाया जाता है शीतकालीन में, और फिर यहीं पे शीतकाल पूजा चलती है। फिर जब दोबारा से कपाट खुलते हैं तो डोला यहाँ से ले जाया जाता है। इसके अलावा थोड़ा शंकराचार्य जी के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। शंकराचार्य जी ने जितने भी हमारे शक्तिपीठ हैं, हिंदू धर्म का एक तरफ से दोबारा से पुनर्जागरण इन्होंने किया था। जो हमारा धर्म था एक विनाश की ओर बढ़ रहा था, बाकी धर्मों का इसमें काफ़ी हस्तक्षेप हो चुका था। लेकिन आदिगुरु शंकराचार्य ने पूरे भारत का भ्रमण किया और जगह जगह उन्होंने शक्तिपीठ और आदि देवी देवताओं के मंदिर को स्थापित करवाया था। इसके बाद वो अपने चमोली में आते हैं, जोशीमठ में। यहाँ पे वो तपस्या करते हैं, और जो वो तपस्या करते हैं, ये तपस्या उनकी होती है सहतूत के वृक्ष के नीचे। और सहतूत के वृक्ष के नीचे जब वो तपस्या करते हैं तो उसके बाद उनको वहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसके अलावा जब आदिगुरु शंकराचार्य जी का देहांत हो जाता है, उसके बाद उनका जो प्रथम शंकराचार्य बने थे वो ट्रोटकाचार्य के नाम से जाने जाते हैं। प्रथम शंकराचार्य ट्रोटकाचार्य, ध्यान रखिएगा, ये भी जोशीमठ से ही रिलेट करते हैं, और जोशीमठ में इन्होंने तपस्या की थी। और वहाँ पे आप देखेंगे तो एक ट्रोटकाचार्य की जो गुफा है, वहाँ पे 200 वर्ष पुराना एक कल्प वृक्ष भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगला जो पॉइंट देखते हैं ये जोशीमठ के बारे में। जोशीमठ के पास में एक क्वारी पास है जिसे करजन ट्रेल मार्ग के नाम से जाना जाता है। आपके पास जब दर्रे आते हैं क्वेश्चन में एग्जाम में, तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आ सकता है, इजी फॉर्म है क्वेश्चन की, बट आपको ध्यान रखना है कि क्वारी पास को ही करजन ट्रेल मार्ग कहा जाता है। क्वेश्चन आपके पास इस तरीके से आ सकता है कि किस दर्रे को या किस पास को करजन ट्रेल मार्ग के नाम से जाना जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, क्वारी पास यहाँ पे सही आंसर आपको करके आना है, जो कि जोशीमठ के पास में है। अगला जो प्रमुख स्थल है चमोली में, ये है गौचर। गौचर एक काफ़ी सुंदर जगह है, चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा है, बीच में एक
छोटा सा जो टापू टाइप का वो ऊपर निकला है और किनारे में इसकी अलकनंदा नदी बहती है। तो वहाँ पे काफ़ी सुंदर इसका दृश्य है देखने के लिए, आप जरूर जाएगा एक बार यहाँ पे। तो गौचर के बारे में जानते हैं। गौचर का जो औद्योगिक एवं विकास मेला है ये 1943 ईस्वी में तात्कालिक कमिश्नर बर्नेडी के ने शुरू किया था। और विकास मेला पूछा जाता है, जब खाली विकास मेला पूछा जाएगा तो आप वहाँ पे ऑप्शन टिक कर कहेंगे टिहरी गढ़वाल, लेकिन जब आपके पास औद्योगिक एवं विकास मेला पूछा जाएगा तो आपको वहाँ पे टिक मार के आना गौचर। ऑप्शन में आपके पास जरूर टिहरी भी दिया होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा औद्योगिक एवं विकास मेला जो लगता है वो गौचर में लगता है, जबकि खाली विकास मेला जो लगता है वो आपके टिहरी में लगता है। और इसकी शुरुआत 1943 में होती, बर्नेडी ने की थी। इसके अलावा गौचर मेला काफ़ी प्रसिद्ध है। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर 14 नवंबर से शुरू होता है और तथा 7 दिनों तक चलता है। तो ये ध्यान रखिएगा 14 नवंबर को ये लगता है गौचर मेला और काफ़ी प्रसिद्ध है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के अवसर पर इसे मनाया जाता है, मनाना शुरू किया जाता है। इसके अलावा 2019 में गौचर को स्वच्छ गंगा टाउन का पुरस्कार मिला। ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपके पास ये क्वेश्चन बन सकता है, निम्न में से किस शहर को या फिर किस स्थल को स्वच्छ गंगा टाउन का पुरस्कार दिया गया है, या फिर गौचर को कब स्वच्छ गंगा टाउन पुरस्कार दिया गया है। तो ये 2019 में और गौचर को ध्यान रखिएगा, ये भी एक यहाँ से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। अगला जो हमारा यहाँ पे चमोली जनपद में पर्यटक स्थल आता है ये है माणा। आप जब बद्रीनाथ जाते हैं तो बद्रीनाथ से आपको आगे जाने पर 10-15 किलोमीटर आगे जाने पर आपको माणा मिल जाता है। तो इसके बारे में जान लेते हैं। चमोली जिले में स्थित माणा गांव देश के अंतिम गांवों में से एक है। इसे पुराणों में मणिभद्रीपुर कहा गया है। तो गाइज आप काफ़ी देखते होंगे लोग माणा की पोस्ट डालते हैं लास्ट विलेज ऑफ इंडिया ऐसे करके, तो वहाँ पे आपको ये तो जानने को मिल जाता है, लेकिन कोई आपको ये नहीं बताता कि इसका जो पौराणिक नाम है वो क्या है। तो आपको ध्यान रखना है पौराणिक नाम। ये जितने भी मैं आपको पौराणिक नाम बताता हूँ या प्राचीन नाम बताता हूँ स्थलों के, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपको जरूर ध्यान रखना है। इसमें भी मणिभद्रपुरी पुराणों में कहा जाता है माणा गाँव को। इसके अलावा माणा गाँव के पास में केशव प्रयाग में सरस्वती एवं अलकनंदा नदी का संगम भी होता है। जो पहला प्रयाग, क्षमा चाहूँगा, जो यहाँ पे केशव प्रयाग है, केशव प्रयाग में अलकनंदा और सरस्वती नदी का संगम भी होता है। सरस्वती नदी के ऊपर ही भीमपुल है, एक काफ़ी पुरानी शिला है पत्थर की, जिसे भीमपुल के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि जब सारे पांडव स्वर्ग की ओर चल रहे थे तब वहाँ पे सरस्वती नदी पार करने के लिए भीम ने एक पत्थर लगाया था और उस पत्थर को ही वर्तमान समय में भीमपुल कहा जाता है। तो ये सरस्वती नदी के ऊपर है, ये आप चीज़ ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नोट नहीं है बट आप लोगों को ये आप जब आप नोट्स बनाएंगे अपने तो वहाँ पे आप लिख लीजिएगा भीमपुल सरस्वती नदी के ऊपर है। और सरस्वती नदी का उद्गम स्थल भी पूछ लिया जाता है कई बार, तो देवताल सरस्वती नदी का उद्गम स्थल है, ये ध्यान रखिएगा आप। इसके अलावा माणा गांव में भोटिया, जो भोटिया जनजाति हमारी, उसका मारछा जनजाति उप जनजाति होती है। जैसे हम गढ़वाली, लेकिन गढ़वाली में भी रावत, नेगी, चौहान ऐसे सब होते हैं। इसी प्रकार से भोटियों में भी अपने मारछा, तोलछा, इस प्रकार से उनके अन्य भी जाड़ जनजाति, ये सभी भोटिया के अंदर अंतर्गत आते हैं। तो ऐसी मारछा जनजाति का ग्रीष्मकाल आवास भी माणा को माना जाता है। माणा गाँव में भगवान बद्रीनाथ की माता मूर्ति का मंदिर एवं घंटाकर्ण मंदिर स्थित है। ध्यान रखिएगा बद्रीनाथ की, जो भगवान बद्रीनाथ जी हैं उनकी माता का मंदिर यानी कि माता मूर्ति का मंदिर एवं घंटाकर्ण मंदिर, ये भी आपके माणा में ही आपको मिलेंगे। इसके अलावा माणा के पास स्थित नीलकंठ चोटी को गढ़वाल की रानी कहा जाता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से निकल के आता, और मैं समझता हूँ कि इस सीरीज़ में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। जो भी बड़े एग्जाम होंगे, जैसे पटवारी हो गया या पुलिस में SI का हो गया, तो उन एग्ज़ामों को ध्यान रखते हुए आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि अभी तक आपने पढ़ा होगा पहाड़ों की रानी मसूरी हो गया। इसके अलावा आपको साथ ही में पहाड़ों का राजा चक्राता पता होगा, लेकिन गढ़वाल की रानी किस चोटी को कहा जाता है, ये जब पूछा जाएगा तो वहाँ पे हम लोग थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि आप देखेंगे चक्राता और मसूरी दोनों ही गढ़वाल में है। तो हो सकता है कई लोग वहाँ पे टिक मार के मसूरी को आ जाएं, लेकिन ध्यान रखना नीलकंठ चोटी जो है इसे पहाड़ों की रानी, क्षमा गढ़वाल की रानी कहा जाता है। अगला जो पर्यटक स्थल है चमोली के अंदर, ये पड़ता है आपका औली। औली चमोली जिले में स्कीइंग खेलों के लिए लोकप्रिय स्थल है, जो कि नंदा देवी कामेट, हाथी पर्वत एवं गौरी पर्वत के मध्य स्थित है। ध्यान रखिएगा स्कीइंग के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, विश्व विख्यात औली है यहाँ पे स्कीइंग के लिए। और जो ये स्थल है ये नंदा देवी कामेट एवं हाथी एवं गौरी पर्वत के मध्य स्थित है। इसके अलावा गढ़वाल मंडल विकास निगम के द्वारा औली में 1987 से स्कीइंग महोत्सव मनाया जा रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन बन सकता है कि औली में जो स्कीइंग महोत्सव है वो कब से मनाया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा 1987, या फिर किसके द्वारा इसे शुरू किया गया, क्योंकि जो ये औली परियोजना थी ये तो
हमारी भारत सरकार की परियोजना थी, लेकिन किसके द्वारा ये मनाया शुरू किया गया है, तो ये गढ़वाल मंडल विकास निगम के द्वारा शुरू किया गया है, तो ध्यान रखिएगा इसको। इसके अलावा औली के जो बारे में अन्य तिथि हैं, औली परियोजना जैसे कि मैंने आपको बताया केंद्र की एक परियोजना थी जिसमें कि एक रोपवे बनना था औली में। इसके अलावा उसको डेवलप करना था एक स्कीइंग पार्क की तरीके से। तो जो ये योजना है, इस योजना की शुरुआत 1983 ईस्वी में हुई। तात्कालिक इंदिरा गांधी जो उस टाइम पे प्रधानमंत्री थी, उनके माध्यम से इस योजना का शुरुआत किया गया, लेकिन इसको बनते बनते लगभग 10 साल से ज़्यादा का समय लग गया और अक्टूबर 1993 में ये कार्य संपन्न हो सका। यानी कि जब जो प्रथम हमारी यहाँ पे आप देखेंगे रोपवे पे जो रोपवे स्टार्ट हुई थी वो कब हुई थी, तो अक्टूबर 1993 को। ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में औली परियोजना का शुभारंभ किया गया? क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, यहाँ से सीधे ही क्वेश्चन बनेगा ये। तो इंदिरा गांधी जी का नाम आपको याद रखना है। इसके अलावा कब समापन हुआ, तो अक्टूबर 1993। क्वेश्चन डायरेक्टली बनेंगे इससे, इसमें आपको ये फैक्ट याद रखने हैं। इंदिरा गांधी जी और 1983 में ये शुरू किया गया तथा 1993 में इसका समापन हुआ। साथ ही रोपवे के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। जो ये रोपवे हमारा एशिया का सबसे लंबा एवं सबसे ऊंचा रोपवे है। इसकी जो कुल लंबाई है 4.15 किलोमीटर होगा। यहाँ पे ये मीटर नहीं होना चाहिए, क्षमा चाहूँगा, ये किलोमीटर होना चाहिए, ये किलोमीटर है। तो ये क्षमा चाहूँगा मीटर नहीं किलोमीटर है। और साथ ही आपको इसकी ऊंचाई याद रखनी है। जो इसकी कुल ऊंचाई है ये समुद्र तल से 2800 मीटर की ऊंचाई पर है। तो ये सबसे लंबा भी और सबसे ऊंचाई पे भी है अभी तक एशिया में। अभी हालांकि चाइना में एक और बनने जा रहा है, तो उसके बाद ये अपना जो रैंक है वो सेकंड नंबर पे आ जाएगा। साथ ही औली में जो स्कीइंग होती है, इसका समय आपसे एक बार डायरेक्टली पूछा जा सकता है। औली में जो स्कीइंग का समय होता है ये होता है दिसंबर से मार्च महीने में। यानी कि स्कीइंग की शुरुआत होती है वो दिसंबर से मार्च महीने में तक चलती है, क्योंकि इस टाइम पे दिसंबर में आप देखेंगे तो बर्फ़ गिरना काफ़ी ज़्यादा मात्रा में शुरू हो जाता है पहाड़ी क्षेत्रों में और ख़ास करके चमोली में। तो यहाँ पर आप इसको ध्यान रखिएगा कि दिसंबर से मार्च में यहाँ पर स्कीइंग जो खेल है शुरू होता है। इसके अलावा औली में ही अंजनी माता का मंदिर भी है, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि अंजनी माता भगवान श्री हनुमान जी की माता का नाम है। तो उनका जो मंदिर है वो भी आपको औली में मिल जाएगा। इसके अलावा चमोली जनपद के कुछ प्रमुख त्यौहार एवं मेले हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। हरियालीपुड़ा मेला नौटी गांव में चमोली में चैत्र मास को लगता है। ये ध्यान रखिएगा, हरियालीपुड़ा जो मेला है चमोली में लगता है, जबकि हरियाली मेला है वो नैनीताल में लगता है। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है कभी कभी फैक्ट को याद करने में, लेकिन ध्यान रखिएगा जब हरियालीपुड़ा लिखा होगा पूरा उसके पीछे, तो आपको नौटी यानी कि चमोली में इसको टिक मार के आ जाना है। और जब खाली हरियाली लिखा हुआ तो वो मेला आपका लगता है नैनीताल में। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है और इसमें ज़्यादा कठिनाई नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से आपको। आज ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि हर बार ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी काफ़ी बार कन्फ्यूज़ क्रिएट कर देते हैं। तो आप लोगों को ट्रिक में ज़्यादा नहीं जाना है, शब्दों का ध्यान रखिएगा। हरियालीपुड़ा जो है नौटी गाँव में, और इसके अलावा जो खाली हरियाली मेला है ये लगता है चमोली में। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा यहाँ पे कस्तकार मेला है ग्वालदम में लगता है। साथ में बसंत बुरांस मेला, कुलसारी मेला, उमाकर्ण महोत्सव आदि यहाँ पे काफ़ी प्रमुख हैं। साथ ही बद्रीनाथ जो धाम है हमारा, जब उसके कपाट खुलते हैं तो उस समय पे यहाँ पे तिमुड़ मेला लगता है, और ये अमूमन शनिवार के दिन होता है। जब भी बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलते हैं तो उससे 1-2 दिन पहले शनिवार के दिन पे यहाँ पे तिमुड़ मेला लगता है। तथा कपाट बंद होने पे जो मेला लगता है ये माणा में लगता है, गुराऊ मेला। ये ध्यान रखिएगा, तिमुड़ मेला लगता है आपका जोशीमठ में और गुराऊ मेला लगता है आपका माणा में। कपाट खुलने पर तिमुड़ और कपाट बंद होने पर गुराऊ। इसके अलावा यहाँ पे बन विकास मेला चमोली में पीपलकोटी में लगता है, ये भी काफ़ी फेमस है। बन का मतलब है यहाँ पे जो हमारे जंगल हैं उनसे, तो जंगलों के विकास के लिए भी यहाँ पे चमोली में पीपलकोटी में जो है बन विकास मेला लगता है। साथ ही इसके अलावा बोरी मेला चमोली के बाड़ा गांव में लाटू देवता के कपाट खुलने पर इसका आयोजन किया जाता है। लाटू देवता नंदा देवी के जो भारवाहक हैं उनको माना जाता है। और यहाँ पे आपको जो बाड़ गांव है, बाड़ गांव से ऊपर आपको फिर कोई वहाँ पे गांव दूसरा नहीं मिलेगा। जो भी मानव जाति की वहाँ पे प्रक्रियाएं होती वो भी कम हो जाती हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि बोरी मेला जो है वो बाण गांव में लगता है। और ये ईजी भी है, देखिए आप शब्दों को मिलाइएगा, बा हो रहा है तो बात से बोरी और बात से बाण, और ये दोनों सेम ही मैच कर रहे हैं, तो आपको याद करने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। और ये कब लगता है, जब लाटू देवता के कपाट खुलते हैं यहाँ पे बाण गाँव में।
इसके अलावा नौठा कौतिक के बारे में जाते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने अलग से स्पेशली नाम लिखा है यहाँ पे। जैसे नौठा कौतिक हो गया। नौठा कौतिक उत्सव पाषाण युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ये पाषाण युद्ध के लिए भी प्रसिद्ध है बहुत। जैसे कि आपको पता होगा चंपावत में मेला लगता है, बौराड़ी मेला, वहाँ पे आपको देखने को मिलता होगा कि पाषाण युद्ध होता है। इसी तरीके से चमोली में भी नौठा एक गांव है, वहाँ पे जो नौठा कौतिक लगता है उसमें भी पाषाणों का यानी कि पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता है और यह आदि बद्री धाम में आयोजित किया जाता है। तो जो आदि बद्री धाम है, 5 बद्रियों में से एक बद्री है आदि बद्री धाम, तो वहाँ पे इस मेले का आयोजन किया जाता है। तथा इस उत्सव को पहले से नौठा कौतिक के नाम से जाना जाता था, लेकिन वर्तमान समय में इसका जो नाम है बदल के हिमालय महाउत्सव करके रख लिया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा आप। पूछा जा सकता है कि हिमालय महाउत्सव का मूल नाम या फिर पुराना नाम क्या था, तो नौठा कौतिक यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो जैसे कि मेलों के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो इसी श्रेणी में चमोली में रमण उत्सव आता है। रमण में मैं यहाँ पे क्षमा चाहूँगा, थोड़ा जो टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी, तो यहाँ पे र आदि मौ फिर पूरी मौ और अणो रमण इस तरीके से लिखा जाता है। यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग एरर हो गया है, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। और लेकिन आप लोग इसे सही कर लीजिएगा। रमण को रमण ये ऐसा नहीं लिखा जाता है। और रमण उत्सव के बारे में देखते हैं। यह उत्सव सलूड़, डुंगरा, सेलांग आदि गाँव में बैसाख महीने में लगता है और इसी का जो संबंध है इसमें बताया जाता है कि रामायण के प्रसंगों को इसमें आपको नृत्य या फिर उस टाइम की जो रामायण प्रसंग है उस तरीके से इसको दिखाया जाता है, इसीलिए इसे रमण भी कहा जाता है। काफ़ी सुंदर प्रकृति का ये एक मेला मनाया जाता है। इसमें रमण उत्सव में जो पात्र होते हैं मुखौटा लगाकर रामायण के मुख्य प्रसंगों पर नृत्य करते हैं, जिनमें 2 मुखौटे होते हैं। एक तो 2 पात्र जो देवताओं के मुखौटे होते हैं और दूसरा होता है खलियारी। खलियारी एक मनोरंजन टाइप का मुखौटा होता है और 2 पात्र जो आपको होता है ये देवी देवताओं का होता है। जैसे जो भी हमारे यहाँ पे देवी देवताएं को पूजा जाता है उनके जो मुखौटे उनके 2 पात्र कहा जाता है। और कितने प्रकार के मुखौटे होते हैं? 2 प्रकार के। क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से, काफ़ी इंपॉर्टेंट है रमण उत्सव, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। सारी इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं इसमें, तो आपको ये ध्यान रखना है। इसके अलावा जो रमण उत्सव है ये 11 से 13 दिन तक चलता है, जिसमें ढोल दमाव वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन बना था यूके SSS में कि इनमें से कौन से वाद्य यंत्र को रमण उत्सव में या फिर रमण मेले में प्रयोग किया जाता है, तो उसमें ऑप्शन में ढोल दमाव भी था। इसके अलावा आपका भंकोर, जो भी फिर रणसिंगा, ये गढ़वाल जो हमारे गढ़वाल के मुख्य वाद्य यंत्र हैं उनका वहाँ पे नाम था और एक में ढोल दमाव भी ऑप्शन था। तो आप ध्यान रखिएगा कि ढोल दमाव वाद्य यंत्र का ही इसमें इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही इसके अलावा इसमें कुछ जो प्रमुख नृत्य होते हैं रमण उत्सव के अंतर्गत ही कुछ नृत्य किए जाते हैं स्पेशली, जिनमें माल मल्ला युद्ध है। ये स्थानीय लोग एवं गोरखाओं के बीच जब गोरखा का शासन यहाँ पे शुरू हुआ था, उस टाइम पे जो ये गोरखा शासन का जो अत्याचारी शासन काल रहा है, उस टाइम पे स्थानीय लोग और गोरखाओं के बीच में जो भी छोटे लड़ाई होंगी या फिर जो भी युद्ध हुए होंगे उनको इस युद्ध के द्वारा दिखाया जाता है। तो इसका नाम है माल मल्ला युद्ध, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है गुरु जोगी, एक हास्य प्रकार का नृत्य है गुरु जोगी का। और साथ ही इसमें मोर मोरयान नृत्य, पशुपालक एवं उसकी पत्नियों से संबंधित ये जो मोर मोरयान का नृत्य है ये यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ये सारे जो हैं टाइप्स ऑफ डांस फॉर्म है रमण की, तो ये आप ध्यान रखिएगा इसे। इसके अलावा रमण को 2 अक्टूबर 2009 में यूनेस्को के द्वारा विश्व सांस्कृतिक अमूर्त है, ये मूर्त नहीं है, अमूर्त विश्व की प्रमुख सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया। और ऐसा कार्य करने का जो श्रेय है ये कुशाल सिंह भंडारी को जाता है। क्षमा चाहूँगा, कुशाल सिंह भंडारी को ये श्रेय जाता है। और ये अमूर्त है, ये मूर्त नहीं है। 2 तरीके से यहाँ पे हेरिटेज साइट होती हैं, एक मूर्त और एक अमूर्त। मूर्त वो होती है कि जिनमें साधारणतः आपको मूर्तियों के माध्यम से या फिर आपको कोई चित्र वहाँ पे दिखाया जाता है। इसके अलावा अमूर्त होती हैं जिनको एक भावनात्मक तरीके से आप संभाल के रखते हैं। तो मूर्त अमूर्त आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा यहाँ से। इसके अलावा हिमालय का महाकुंभ नंदा राजात यात्रा, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। नंदा राजात के बारे में आपको जो नॉलेज है बेसिक की होनी चाहिए। तो नंदा राजात यात्रा के बारे में जानते हैं। यह यात्रा गढ़वाल एवं कुमाऊं की संस्कृति की एकता का प्रतीक है। गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल दोनों ही जगह के लोग इसको मनाते हैं। दोनों ही नंदा देवी को अपनी ध्यानी मानते हैं, यानी कि अपनी पुत्री के रूप में मानते हैं और दोनों ही उसकी बराबर पूजा करते हैं। तो इसीलिए ये एक संयुक्त रूप से कुमाऊं और गढ़वाल में होने वाली जात यात्रा है। इसके अलावा इसका जो आयोजन होता है प्रत्येक 12 वर्षों में होता है। हर 12 वर्षों के बाद नंदा राजात यात्रा का शुभारंभ किया जाता है। और जो 20वीं सदी में पहली बार नंदा राजात हुई थी, ये हुई थी 1905 में।
आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे थोड़ा। 1905 में पहली बार नंदा राजा को मनाया गया था। 20वीं सदी की क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। ऊपर जो अभी आपको बताया वो तो नॉर्मल से बेसिक थे, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो मेन याद रखना है 1905 में 20वीं सदी की जो पहली नंदा राजा यात्रा हुई थी, ये 1905 में हुई थी। इसके अलावा जो अन्य तथ्य हैं, जो यात्रा है, इस यात्रा का आयोजन चांदपुर गढ़ी है। एक चांदपुर गढ़ी के जो राजकुमार हैं उनके द्वारा इसका शुभारंभ किया जाता है, आयोजन किया जाता है। साथ ही इसमें जो कुल पैदल यात्रा होती है, ये होती है 280 किलोमीटर की पद यात्रा होती है और 19 से 20 दिनों में आपको ये कंप्लीट करनी होती है। तो लगा सकते हैं आप, काफ़ी बड़ी पैदल पद यात्रा है और एक टाइम बाउंडेशन भी है। 19 से 20 दिनों के अंदर ही आपने इसको समाप्त भी करना है। तो ये काफ़ी मनोरंजक एक तरीके से उस टाइम पे दृश्य होगा। आदमी को मन मोहने वाला जो दृश्य होंगे उस टाइम पे उजागर होंगे। तो आप जब भी मौका मिले तो ज़रूर एक बार इसमें भी जाइएगा। इसके अलावा इस यात्रा का जो पहला पड़ाव है ये कुलसारी है, और साथ ही मैंने आपको बताया था कुलसारी में भी मेला लगता है। तो ये कुलसारी ध्यान रखिएगा, कुलसारी इसका पहला पड़ाव है। और नंद केसरी हैं, नंद केसरी एक स्थान पड़ता है चमोली में ही। तो वहाँ पे जब कुमाऊं से जो जात आती है वो नंद केसरी में आकर के गढ़वाल की जो जात होती है, जो चांदपुर गढ़ी के कुंवरों के द्वारा निकाली जाती है, वहाँ पे नंद केसरी में जाके ये दोनों मिलते हैं। इसके अलावा नंदा राजात यात्रा में बाण पड़ाव के बाद कोई भी बस्ती नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया था लाटू देवता के बारे में, वो माँ नंदा देवी के भारवाहक होते हैं और उसके ऊपर कोई भी बस्ती नहीं है। तो वहाँ से ऊपर जो भी मानवीय घटनाएं, मानवीय हस्तक्षेप कम हो जाता है प्रकृति में। इसके अलावा बेदनी कुंड में पहुंचकर बेदनी कुंड में एक छोटा सा मंदिर भी है, ध्यान रखिएगा। और मंदिर में जब जात पहुंचती है तो वहाँ पे नंदा देवी की जो पूजा होती है ये बर्म कमल से होती है। यहाँ पे खाली कमल लिखा है, लेकिन जो ये पूजा होती है ये बर्म कमल के माध्यम से होती है। तो आपको ध्यान रखना है, बर्म कमल के माध्यम से माँ नंदा देवी की पूजा की जाती है। फिर जब आप बेदनी से 10 किलोमीटर आगे चलते हैं लगभग, तब वहाँ पे एक निराली धारा पांतर नचोण करके एक जगह है। पांतर नचोण गढ़वाली शब्द है, पांतर नचोण। तो उस स्थान से महिलाओं को यात्रा में आगे शामिल होने का, जो एक तरीके से महिलाओं को आगे शामिल नहीं किया जाता है वहाँ पे, वही महिलाओं का लास्ट पॉइंट होता है। वहाँ से फिर वो अपने वापस चले आते हैं। और जो यात्रा का अंतिम पड़ाव होता है ये होता है होमकुंड, जो त्रिशूल पर्वत की तलहटी पे है। यहाँ से 4 सिंगा खाड़ू जो होता है, माँ नंदा देवी यात्रा के लिए जो प्रमुख एक तरीके से या फिर अहम माना जाता है 4 सिंगे खाड़ू, वो यहाँ से अपने आप ही आगे यात्रा पैदल यात्रा शुरू करते हैं। वहाँ से सारे लोग खाड़ू को छोड़ के, इसके अलावा जो छतौली होती है वहाँ पे रख के वापस चले आते हैं। तो गाइस, आशा करता हूँ आप सभी को ये जो है वीडियो ये पसंद आ रहा होगा, और ज़रूर आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे इसके चलते। तो थोड़ा सा जो मैंने आपको बताया अभी, खाड़ू आगे स्वयं ही अपनी जो यात्रा है ये शुरू करते हैं। लेकिन यहाँ से जो एक अहम पॉइंट होता है ये निकलता है कि जो नंदा देवी राजात हुई थी अंतिम समय में कब हुई थी। तो इसका जो आयोजन हुआ था ये हुआ था आपका 18 अगस्त से 6 सितंबर के बीच में, और ये 2014 में हुई थी अंतिम बार। और इससे पहले जो हुई थी वो सन 2000 में हुई थी। अब आप बोलेंगे कि 2014 में हुई और उससे पहले 2012 में, तो ये तो 14 साल हो गए। तो ऐसा क्यों हुआ कि जो ये इस टाइम पे राजात थी वो 2012 में नहीं हुई। तो मैं आपको बता दूं कि कुछ ग्रह नक्षत्र योग होते हैं जो वो उस टाइम पे कुछ बन नहीं पाए थे। फिर 2013 में आपदा आ गई थी, जिसकी वजह से फिर 2014 में नंदा राजात यात्रा को शुरू किया गया था, और फिर 2014 में ही अंतिम बार ये यात्रा हुई थी। इसके बाद अब जब भी होगी तो आशा करता हूँ कि आप लोग ज़रूर इस यात्रा में शामिल होने का लिए अपना जो मन है वो बनाएंगे, और एक बार ज़रूर जाएगा। काफ़ी अच्छा माहौल रहता है वहाँ पे। तो इसी के साथ आज का अपना वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।